डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डुंगरवाल आज अपने इस वीडियो में आपको एक नए पोषक तत्व के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। यह नया पोषक तत्व है जल। यह हमारा 6th पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट है। अभी तक हमने अपने पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण अर्थात 5 न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट किया है। साथ में ऊर्जा को भी हमने देखा है। जल एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसके द्वारा न तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, न ही शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। फिर भी हमारे शरीर के लिए यह एक अति आवश्यक न्यूट्रिएंट होता है। जल की जब हम बात करते हैं तो यह हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। ऑक्सीजन के बाद मानव शरीर के लिए यह एक दूसरी आवश्यकता है जो कि व्यक्ति को जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी होती है। न केवल मनुष्य को ही जल की आवश्यकता होती है, वरन संसार में सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए जल परम आवश्यक होता है। यद्यपि जल में कोई भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं है, न ही ये ऊर्जा प्रदान करता है और न ही यह हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। फिर भी हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए यह बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व होता है। जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है। जब 2 अणु हाइड्रोजन और 1 अणु ऑक्सीजन का जुड़ता है तो जल का निर्माण होता है। इसका सूत्र है H2O। यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं स्लाइड में जल का शारीरिक वितरण, हमारे शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कि किस तरीके से जल हमारे शरीर में वितरित होता है। जो हमारे शरीर का कुल भार है उसका करीब 60 से 70% भाग जो होता है वह जल के कारण से होता है। जो पतले व्यक्ति होते हैं उनमें जल का प्रतिशत मोटे व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होता है। यह प्रतिशत की बात बच्चों हम भार के अनुसार कर रहे हैं। शारीरिक भार जो है उसका 60 to 70% जो है वह वाटर का होगा और ये जो परसेंटेज ऑफ वाटर है वह दुबले पतले लोगों में ज्यादा होता है। इसी तरीके से पुरुषों और स्त्रियों में जब कंपैरिजन किया जाता है तो मेल के अंदर वाटर का परसेंटेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वुमेन। बच्चों में बड़ों की तुलना में जल अधिक पाया जाता है। शिशु के शरीर में करीब 70 से 75% तक जल उपस्थित होता है। हमारे जो शरीर के तंतु है उसके अंदर जो पानी की मात्रा होती है यह मात्रा बच्चों ओवरऑल 60 to 70% की जो हम बात कर रहे हैं, अर्थात इसको जब 100% मान ले तो हम बात कर रहे हैं कि तंतुओं में पानी की मात्रा करीब 60 to 70% परसेंटेज तक होती है। अस्थियों एवं दांतों में 20% तक जल उपस्थित होता है। शरीर में जल सभी कोशिकाओं में विद्यमान रहता है, परंतु इनका जो प्रतिशत है विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में भिन्न भिन्न देखने में आता है। शरीर में जल का वितरण मुख्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। यह है बाह्य कोशीय जल और दूसरा है अंतः कोशीय जल। बाह्य कोशीय जल के अंतर्गत जल की मात्रा 20% तक होती है और यह जल ऊतक द्रव्य तंतुओं के बीच जो कि 9%, लसिका तथा लसिका वाहिनियों में जो कि 7% तथा प्लाज्मा अर्थात रक्त वाले में 4% तक उपस्थित होता है। अंतःकोशिकीय जल जो होता है वो करीब 50% तक होता है। अब हम इस स्लाइड में बात कर रहे हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को थ्रू लाइन डायग्राम के। इस चित्र में दिखाया गया है कि व्यक्ति के शरीर में 60% जल उपस्थित है। इस 60% का जो 2/3 भाग है वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है
और 1/3 भाग जो है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है, क्योंकि हमने पहले वाली स्लाइड में बताया कि जल जो होता है वह 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब ये जो 66% भाग है या 2/3 जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, यह हमारी कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाला जो द्रव्य है, यह ब्लड सेल्स के अंदर, बोन सेल्स के अंदर, मसल सेल्स यानी पेशीय कोशिकाओं के अंदर, एडिपोज सेल्स यानी कि हमारी वसीय कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है। इसी तरीके से 33% एक्स्ट्रा सेल्युलर जो फ्लूइड है, अर्थात जो कि हमारे कोशिकाओं के मध्य में उपस्थित है, या हम कह दे तंतुओं के मध्य में उपस्थित है। इसमें से 25% जो होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है और 8% जो भाग होता है वो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। जो 25% इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यह हमारी कोशिकाओं के बीच, लिम्फ के अंदर, जीआई फ्लूइड यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड हमारी जो आंतों के अंदर पाया जाता है, स्पाइनल कॉलम यानी मेरू रज्जु के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड, इसके अलावा आंखों के अंदर, आंसू के अंदर पाए जाने वाला जो फ्लूइड है वो इसके अंतर्गत ही आता है। अब हम बात कर रहे हैं जल के कार्य की या फंक्शंस ऑफ वाटर की। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, जल जो होता है वह एक गोलक के रूप में कार्य करता है। जल को सबसे उत्कृष्ट गोलक माना जाता है। यह कोशिकाओं के भीतर होने वाली जो सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसमें एक सॉल्वेंट की तरह से कार्य करता है। हमारा जो फूड है बच्चों, यह इसी के द्वारा आगे बढ़ता है। जब आप खाना खाते हैं, मुंह के अंदर लार बनती है, उससे आप खाने को चबाते भी हैं और फूड को चिकना करके आगे की तरफ बढ़ाते हैं। फिर फूड जो होता है हमारा फूड पाइप या हमारा ईसोफेगस के अंदर आता है और उसके बाद स्टमक में आता है, जहां पर फूड का पाचन होता है और इन सब चीजों के लिए जल की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे यह जो भोजन होता है आंतों में पहुंचता है और इस भोजन का जो रिमेनिंग पाचन की क्रिया बची है वो यहाँ पूर्ण हो जाती है, साथ में अवशोषण की क्रिया चालू होती है। तो पाचन के साथ साथ अवशोषण के लिए भी वाटर की आवश्यकता होती है और सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं या पोषक तत्व जो कि भोजन की पाचन की क्रिया के बाद बनते हैं, वह हर कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं इसी वाटर के थ्रू, और वहां पर न्यूट्रिएंट्स पहुंच के ऊर्जा देने का कार्य करते हैं और इस ऊर्जा को हम शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए काम में लेते हैं। अर्थात भोजन के द्वारा जो पोषक तत्व बनते हैं वह सभी कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं तथा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न जो व्यर्थ और अनुपयोगी पदार्थ होते हैं वह मूत्र और पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अर्थात यह पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य भी कर रहा है हर कोशिका तक और शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट या हानिकारक पदार्थों को निकालने का कार्य भी करता है। अब हम इसका सेकंड फंक्शन देखेंगे, जो कि है शारीरिक तापमान को नियंत्रित रखने में। वाटर जो होता है शरीर के तापमान को या टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए या उसको नियंत्रित करने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में लगातार कई रासायनिक क्रिया होती रहती है बच्चों, जिससे कि ताप उत्पन्न होता है। अगर ये ताप किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में बन रहा है या जगह पे बन रहा है और वहां से इक्वली पूरी बॉडी में अगर डिवाइड नहीं होगा या नहीं पहुंचेगा तो उस ऑर्गन को या उस जगह को जला देगा। वाटर ही एक ऐसी चीज होती है जो एक जगह पे जो ताप उत्पन्न हो रहा है उसको इक्वली डिवाइड कर देता है हमारे शरीर के अंदर, जिससे कि अंग जलने एवं नष्ट होने से बच जाते हैं। इसके अलावा जल जो होता है शरीर की भीतरी गर्मी को पसीने के रूप में बाहर निकालने में भी मदद करता है। जब पसीना बनता है तो गर्मी जो है जल वाष्प के रूप में जो ये वाटर होता है वो उड़ जाता है और इस क्रिया के द्वारा हमको ठंडक फील होती है, यानी हमारे शारीरिक तापमान को स्थिर बनाए रखता है या कम करने में मदद करता है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर हमारे शरीर में उत्पन्न जो उष्मा होती है उसका 25% भाग जो होता है वह पसीने के रूप में शरीर के द्वारा बाहर निकाला जाता है।
इस तरह अतिरिक्त गर्मी शरीर से बाहर निकाली जाती है तथा शरीर को ठंडा करने का कार्य किया जाता है। अब हम जो है इसके थर्ड फंक्शन की बात करेंगे और वो है स्नेहक के रूप में या एक्ट एज लुब्रिकेंट। जल जो होता है आंतरिक अंगों, जोड़ों तथा अंगों के मध्य भाग के अंदर स्नेहक की भांति कार्य करता है। यह कोशिकाओं को नम बनाए रखता है जिससे कि विभिन्न पदार्थ कोशिकाओं एवं रक्त नलिकाओं के अंदर बाहर सुगमता पूर्वक आ जा सकते हैं। अगर जल नहीं होगा तो इन पदार्थों को अंदर आने बाहर जाने में दिक्कत होगी। जैसे कि पहले फर्स्ट फंक्शन में भी बताया था कि मुंह में जो लार उपस्थित होती है वो भोजन को चबाने के साथ साथ निगलने में भी आसानी करती है। उत्सर्जन संस्थान है, हमारा पाचन संस्थान है, श्वसन है, इन सभी में जल जो है श्लेष्मा के रूप में उपस्थित होता है और कार्यों को संपादित करने में मदद करता है। जहां पर जॉइंट से बोन के जॉइंट से संधियां है ना, वहां पे चारों ओर उत्तकों में जल भरा रहता है ना, और ये जो जल होता है इन जोड़ों को नम बनाए रखता है तथा रक्त नलिकाओं एवं कोशिकाओं के बीच आवागमन को भी आसान बनाए रखता है और इसी कारण से अंगों को मोड़ने, घुमाने, ऊपर नीचे करने के लिए जो है हमें दिक्कत नहीं होती है और घर्षण नहीं होता है। साथ ही यह इनको चोट से, आघात से बचाने का कार्य भी करता है अर्थात सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करता है। अब हम बात कर रहे हैं जल के फोर्थ फंक्शन की, वो है कोशों के संरचनात्मक घटक के रूप में। मानव शरीर की सबसे लघुतम इकाई जो होती है बच्चों, आपको पता है, वह है कोशिका और कोशिका का निर्माण भी जल की सहायता से ही होता है। अतः जल जो है शरीर की सभी कोशिकाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक होता है। नवीन कोशिकाओं के निर्माण में इसकी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। जब हम देखते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन के साथ कितना वाटर प्रेजेंट है, तो जनरली 1 ग्राम प्रोटीन के साथ 4 ग्राम जो है वाटर या जल जुड़ा हुआ रहता है। इसी तरह से 1 ग्राम वसा के साथ मात्र 0.2 ग्राम जल जुड़ा हुआ रहता है। अब हम इसके नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे और वो फंक्शन है निर्माणात्मक कार्य के रूप में। अभी हमने बताया कि वाटर जो है वो कोशिकाओं में उपस्थित होता है और कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है जो कि हमारे पूर्ण शरीर का निर्माण करने में योगदान देती है। अर्थात हमारी सारी कोशिका, हमारे उत्तक में ये जल उपस्थित होता है। अर्थात जल जो है हमारे शरीर में निर्माणात्मक कार्य भी करने में मदद करता है। जैसा कि पहले वाली स्लाइड में भी बताया है मैंने आपको कि रक्त प्लाज्मा में 4%, लसिका तथा लसिका वाहिनियों में करीब 7%, उत्तकों के मध्य करीब 9%, अस्थियों में 20%, मसल्स या पेशियों में 84% वाटर प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से हमारे दांतों में भी वाटर प्रेजेंट होता है। अब हम जल का नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे जो कि है शारीरिक तरलों में माध्यम के रूप में। तरल का मतलब है मीडियम, यानी ये सभी तरल पदार्थों में उपस्थित होता है, जैसे कि मूत्र या यूरिन हो, पसीना हो, रक्त हो, पाचक रस हो, आमाशयिक रस हो, लार हो, आंसू हो, पित्तरस हो, सभी में वाटर प्रेजेंट होता है। पानी, मल, मूत्र एवं पसीना उत्सर्जन के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्त जो होता है वह हमारा न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का कार्य करता है, साथ में गैसों का संवहन भी करता है, क्योंकि आपको पता है जैसे श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन ली वह सारी कोशिकाओं तक ब्लड के द्वारा ही पहुंचाई जाती है और वापस से जो कार्बन डाइऑक्साइड हर कोशिका में बन रही है ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा, वो वापस से लंग्स तक पहुंचाई जाती है और फिर शरीर के द्वारा बाहर निकाली जाती है। इसी तरीके से आमाशयिक रस में जैसे जठर रस है, गैस्ट्रिक जूस जिसे कहा जाता है, या पाइल एसिड है या आंत रस है, इन सभी का पाचन
तथा अवशोषण में एक अहम रोल होता है। नेक्स्ट फंक्शन होता है जल का कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। जल शरीर के सभी कोमल अंगों को बाहरी चोट, आघात, दुर्घटना आदि से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, क्योंकि आपको पता है हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डबल लेयर्ड होते हैं, जनरली 2 परतों के द्वारा ढके हुए होते हैं और इन परतों के बीच में जो द्रव्य भरा हुआ होता है उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। भले वो हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, मेरुरज्जु है हमारी, सभी के चारों ओर जो आवरण है उसके अंदर जल उपस्थित होता है और यह जो जल है इन कोमल अंगों को चोट, आघात, दुर्घटना से बचाने का कार्य करता है, क्योंकि वहां पर एक गद्दी या कुशन क्रिएट कर लेता है कि हम गिरते भी हैं तो उन ऑर्गन को नुकसान नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट फंक्शन होता है अनुपयोगी या निरुपयोगी पदार्थों के निष्कासन में। हमारे शरीर में जब हम भोजन लेते हैं या कोई और क्रियाएं जब रासायनिक चलती है शरीर में तो कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं और इसको शरीर से बाहर निकालना जाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये शरीर से बाहर नहीं निकाले जाएंगे तो हमारे शरीर में इसकी टॉक्सिसिटी या हम यूं कह दें कि शरीर को नुकसान पहुंचाने लग जाएंगे। जैसे कि जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर यूरिया प्रेजेंट होती है। अगर यूरिया हमारे शरीर में इकट्ठी होने लग जाए तो नुकसान पहुंचाने लगेगी, जो कि मूत्र के द्वारा बाहर निकाली जाती है, यानी वाटर के द्वारा बाहर निकाली जा रही है। इसी तरीके से हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है और इस पसीने के द्वारा कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, यानी पसीना, मल, मूत्र वह माध्यम है जिसके द्वारा कि वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन होता है वाटर का पाचन में सहायक। हमने इस चीज को गोलक कार्य में भी समझाया है कि भोजन को पचाने में जल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जल के बिना हमारे शरीर में पाचन क्रिया नहीं हो सकती है। यह पाचक रसों को उत्तेजित करके पाचन क्रिया को संपन्न करने में अपना योगदान देने का कार्य करता है, साथ में भोजन को आगे बढ़ाता है जिससे कि उसकी पाचन क्रिया हो। इसके अलावा उस पाचन के बाद जो टुकड़े हैं उन टुकड़ों को उनके न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने में भी मदद करता है जिससे कि उनका अवशोषण हो सके। लास्ट फंक्शन होता है पोषक तत्वों के हस्तांतरण में या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। जल जो होता है सभी पौष्टिक तत्वों को अपनी जगह तक पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात जैसे डाइजेशन में पोषक तत्व जो बने हैं भोजन के द्वारा उसको रक्त वाहिनियों के द्वारा, लसिका वाहिनियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही जल के जो कार्य है वह समाप्त होते हैं। आज के इस वीडियो में हमने देखा वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है, साथ में हमारे शरीर में किस तरीके से जल का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण होता है और हमारे शरीर में जल के क्या कार्य हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा बच्चों उसके अंदर हम इस जल को कंटिन्यू करेंगे कि क्या प्राप्ति के साधन है जल के, वाटर बैलेंस किस तरीके से बॉडी में बनाए रखा जा सकता है। के साथ ही बच्चों आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।